नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारतीय संविधान से संबंधित 51 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं। ये पहला पार्ट है। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इससे बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये ऑप्शन बेस्ड वीडियो है दोस्तों। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। अगर मैं चारों ऑप्शन बोलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आंसर बोलूँगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सीधा आपके क्लिक कर जाएगा दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही। और वीडियो के लास्ट में जरूर बताएं दोस्तों, इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। इससे आपका लेवल भी चेक हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप ब्रह्मा को भारत से पृथक किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, गवर्नर जनरल। जो तत्कालीन समय का गवर्नर जनरल था उसको ये शक्तियां दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी पे बेस्ड हमारा भारत का संविधान है। तो इसमें जो बातें थी वो लगभग बातें भारतीय संविधान में अपना ली गई। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, कनाडा। कनाडा से भारत की संघात्मक व्यवस्था ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, आयरलैंड। आयरलैंड से हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई प्रेसिडेंसी। मुंबई प्रेसिडेंसी से भीमराव अम्बेडकर जी का निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, इनका जन्म 1891 और इनकी मृत्यु 1956 में हुई। 1891 में इनका जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हुई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, एस राधाकृष्णन। बाकी तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये तीनों शामिल थे। एस राधाकृष्णन इस अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, कुल 11 अधिवेशन किए गए थे संविधान सभा के निर्माण हेतु। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था ये संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन। ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बी एन राव। बी एन राव थे संविधान सभा के कानूनी सलाहकार। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संसद द्वारा।
भारतीय संसद द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया, मतलब लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, वर्ष 1950। वर्ष 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, जन गण मन की गायन अवधि कितनी है? कितने समय में हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है? ऑप्शन चलो आप कमेंट में बता देना, ऑप्शन नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। दोबारा बताता हूं दोस्तों, 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ। ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, उद्देशिका। उद्देशिका जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, भारत तथा इंडिया। संविधान में भारत के दो ही नाम है, भारत तथा इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद किसने कहा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। हमारा अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तावना में। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना दोस्तों, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे करके स्टार्ट होती है, तो इन शब्दों का प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अखंडता। 1975 तक अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। 1976 में संविधान संशोधन हुआ, तब यह शब्द जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो पंथ निरपेक्ष शब्द का भाव यह है दोस्तों कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए भारत को पंथ निरपेक्ष देश कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना अंग स्वीकार किया? क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं दोस्तों, दोबारा पढ़ता हूं। निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना अंग स्वीकार किया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, केशवानंद भारती विवाद। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत दोस्तों राज्यों का संघ है। ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यों का संघ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन। इन्होंने राष्ट्र के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो देशी रियासतें थी, छोटे छोटे रजवाड़े थे, जो राजा वाला सिस्टम था, उनको एकीकृत करने का काम सरदार पटेल तथा वीपी मेनन द्वारा किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो राष्ट्रपति द्वारा इनका प्रशासन चलाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, एस.के. धर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था?
तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 14 राज्य और 6 संघ राज्य। वर्तमान में 28 राज्य, मतलब 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों संसद। संसद ही है जो नए राज्य का गठन कर सकता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 1969। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? कमेंट में जरूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। ये मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों प्रथम अनुसूची। नया राज्य बनाना होगा तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संघ सहयोगी राज्य जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। सिक्किम को बाद में भारत में विलय कर लिया और भारत का राज्य बना दिया। हमारे अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों साधारण बहुमत चाहिए। नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए साधारण बहुमत। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों संसद के पास है किसी भी नए राज्य को शामिल करने की शक्ति। ऑप्शन सी संसद। तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 29। पहले 29 राज्य थे। अभी धारा जो जे.एंड.के से धारा 370 हट गई है, उसके हटने के बाद अभी कुल राज्य 28 हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है और शायद आखिरी भी। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 20 सीट जो है लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों भाग 2। संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगर आपने भारत की नागरिकता ले रखी है तो आप अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते। अगर आप ले लेते हैं तो आपकी भारत वाली जो नागरिकता है वो रद्द हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी के आधार पे, जन्म के आधार पे, निवास के आधार पे और देशीकरण के आधार पे, इन्हीं के आधार पे जो है भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें भारत वाला जाके भी नागरिकता ले सकता है, तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो परित्याग करने पे समाप्त हो सकती है, पर्यावसन करने पे समाप्त हो जाती है, वंचित किए जाने पे हो सकती है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू किए गए थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, ये तीनों तुरंत लागू कर दिए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों भाग 3 में। ऑप्शन डी भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों सूचना का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है। हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों
अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत करता है। ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में कोई कमी है तो मुझे बताएं दोस्तों, मैं उसे पूरी करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।